किसी फिल्मी सीन की तरह कुख्यात अपराधी को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला गया और पुलिस देखते ही रह गई। पुलिस कस्टडी में ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद पुलिस पर ही सवाल उठने लगे, और वो भी तब जब ऋषिकेश के एम्स में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत हो गई। विनय त्यागी की मौत अदालत में पेशी के दौरान हुई। पुलिस विनय त्यागी को पेशी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में अचानक दो अज्ञात हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और विनय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। यह पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल यह है कि भारी पुलिस सुरक्षा के बावजूद हमलावर कैसे आए और पुलिस कुछ न कर सकी। गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक उनकी हालत नाजुक बनी रही, लेकिन शनिवार सुबह करीब 7 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में ही कराया जाएगा। इस मौत के बाद विनय त्यागी का परिवार खुलकर पुलिस पर सवाल उठा रहा है। यहाँ तक कि अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। दरअसल विनय त्यागी की बेटी तन्वी त्यागी ने बताया कि गोली उनके पिता की आंतों में लगी थी, जिसे अंदरूनी नुकसान बेहद गंभीर था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से पुलिस उन्हें अपने पिता से ठीक से मिलने तक नहीं दे रही थी। सिर्फ 1-2 बार दूर से देखने को दिया गया। भावुक होती तन्वी ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए बहुत कुछ कहा। तन्वी को सुनवाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि मामले में नया मोड़ तब आया जब विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। सीमा के मुताबिक देहरादून से करीब 750 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें नकदी, जेवर और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज शामिल थे। यह माल ठेकेदार सुभाष त्यागी का था, जिसे ईडी से बचाने के लिए छिपाया गया था। विनय को इसकी जानकारी मिली और उसने पूरा माल कथित तौर पर ईडी को सौंपने की तैयारी कर ली थी। और सीमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से विनय को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई, ताकि वह किसी एजेंसी के सामने सच न उगल सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे खेल में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। वहीं आपको बता दें कि विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास भी किसी से छिपा नहीं रहा। मेरठ से उसका पुराना नाता था और वह बदन सिंह बद्दो, भूपेंद्र बाफर और नीरज भारी जैसे कुख्यात गैंग्स के संपर्क में रहा। साल 2015 में अपहरण के बाद 2 युवकों की हत्या के मामले में उसका नाम पहली बार बड़े स्तर पर सामने आया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती जैसे 58 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। विनय काफी समय तक दुबई से फरार रहा, फिर चोरी छिपी भारत लौटा और दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहने लगा। जून 2024 में मेरठ एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया था और अब पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई या ये सुनियोजित साजिश है। परिवार कई सवाल उठा रहे हैं। सुनिए विनय की बेटी ने क्या कुछ कहा। आज सुबह 12:30 बजे से मतलब 12:30 से 12:45 के बीच में मेरे पापा के ऊपर गोलियां चलाई गई। जब वो पुलिस कस्टडी में थे, वो पुलिस कस्टडी में उनको रिमांड डेट के लिए लेके जाया जा रहा था कोर्ट में। हमें लगा था कि ऐसे उनकी जान को खतरा है। हमें पता था क्योंकि हमारे को हरास किया जा रहा था, हमारी पूरी फैमिली को हरास किया जा रहा था। हमें मना किया जा रहा था कि उनसे मिलने मत जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो वहां पे जेल में। हमने आज उनकी रिमांड की डेट थी, हमें लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में और वो एप्लीकेशन अब जज ने अप्रूव भी करी। जज ने ऑर्डर पास किया, जज ने मेल भेजी, फैक्स भेजा और कॉल भी करा और ये बोला कि उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। उनके साथ ये हश्र हुआ है आज। और क्या कोई रंजिश वगैरह कुछ ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल, लेकिन ये चीज तो वो ही बता पाएंगे ना। उनसे स्टेटमेंट नहीं ली जा रही है। जज को ये बोला, जज ने फोन करके ये पूछा पुलिस से कि
हमें कि हम कोई मजिस्ट्रेट आके उनका स्टेटमेंट ले ले, वो इस हालत में है क्या। जज ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया, पुलिस ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया। पुलिस ने बोला कि नहीं, वो इस हालत में नहीं है, जबकि मैं उनसे मिलके आई थी थोड़े टाइम पहले ही। मैंने उनसे बोला था कि मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला डैडी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरा बच्चा। मैं कहा डैडी आप कैसे हो, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक नहीं है ना। लेकिन वो इतनी हालत में है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकते थे पहले भी। उनको 12:30 बजे बुलेट लगी थी, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, चार बुलेट लगी है उन्हें। और उनको तीन डिफरेंट उसमें हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा गया है 12:30 से शाम को 6 बजे तक। 6 बजे उनको यहाँ ट्रॉमा इमरजेंसी में लेके आए एम्स में, उनको इलाज उनका स्टार्ट किया गया। उनके सीटी स्कैन अब हुआ है, उनका ऑपरेशन रात को होगा 11 बजे। ऐसा कैसे, इतना टाइम कैसे लग सकता है 3 डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के बाद भी। तो क्या वजह लग रही है आपको? हमें वजह ये लग रही है कि ये कोई प्लान चीज है। मेरे पापा मम्मी को एक झूठे केस में फंसाया गया था, जानकर फंसाया गया था झूठे केस में। उनको ये तक बोला था कि आपने मेरी मम्मी के थ्रू एप्लीकेशन गई है देहरादून जेल में जहां वो पहले थे, वहां से रुड़की ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन हमने दी नहीं, क्योंकि वो उधर ठीक थे, वो उधर सेफ थे। हमें पता था कि यहाँ सेफ नहीं है। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो न्याय की अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में चल रहा है, और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया, और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर, उनको दोनों को निलंबित किया गया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।